नमस्कार, मैं हित नारायण टंडन, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद से। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर। इस लेक्चर के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पोषण स्तर किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होता है और इनके मध्य ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण स्तर तथा ऊर्जा प्रवाह, इनके मध्य क्या संबंध है? पारिस्थितिकी तंत्र जीवों का एक ऐसा समुदाय होता है, समूह होता है, जिसमें जीव अपने चारों तरफ उपस्थित जीवित और अजीवित घटकों के साथ रहता है और उनके मध्य ऊर्जा का एवं पोषक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इनके लिए ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और हम यहाँ पे यह भी जान लें कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, चाहे वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, वन का पारिस्थितिकी तंत्र हो या स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र हो, कोई भी हो, उसमें ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य होता है। सूर्य की ऊर्जा ही इन समस्त पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानांतरित होते रहती है। इसका स्वरूप बदलता रहता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में यह भी जानना आवश्यक है कि ऊर्जा तथा खनिज पोषक पदार्थों का प्रवेश हरे पौधों के माध्यम से ही होता है। केवल हरे पौधे ही होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और यहाँ पे एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आवश्यक पिगमेंट की तरह। ऊर्जा तथा खनिज पोषक पदार्थ पादपों के बाद अन्य जीवों में एक भोजन श्रृंखला के माध्यम से उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता और अपघटक तक स्थानांतरित होता है। इसी खाद्य श्रृंखला में ये जिसको कि हम विभिन्न पोषण स्तर कहते हैं, उनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और ऊर्जा के इसी स्थानांतरण को हम ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। देखिए इन तीनों के मध्य क्या संबंध है, खाद्य श्रृंखला और पोषण स्तर तथा उनमें ऊर्जा के प्रवाह के मध्य संबंध देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे खाद्य श्रृंखला और पोषण स्तर दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में, तो उसको हम उस बारीकी को समझने का प्रयास करें। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, ये उत्पादक सामान्य तौर पे हरे पौधे होते हैं और इन्हें प्राथमिक पोषण स्तर कहा जाता है। उत्पादक के पश्चात उन पर निर्भर जो जीव हैं उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता सामान्य तौर पे शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी ही होते हैं और इन्हें पोषण स्तर के रूप में द्वितीयक पोषण स्तर कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी स्वभाव के होते हैं, प्राथमिक मांसाहारी कहते हैं इनको, और ये पोषण स्तर में तृतीयक पोषण स्तर के रूप में उपस्थित होते हैं। तृतीयक पोषण उपभोक्ता द्वितीयक मांसाहारी होते हैं और ये चतुर्थ पोषण स्तर होते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता तृतीयक मांसाहारी होते हैं और ये अंतिम पोषण स्तर होते हैं। और इसी तरह से इस श्रृंखला में जो अंतिम स्तर पे है वो अंतिम पोषण स्तर और सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है। आगे देखें, इसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें, चित्र के माध्यम से। तो इस चित्र में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से सूर्य की ऊर्जा हरे पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है और हरे पौधे यहाँ उत्पादक की तरह हैं जिन पे खरगोश अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक पोषण स्तर के तौर पे इन पे स्नेक या सांप फीडिंग करते हैं और सांप के ऊपर ईगल। ये एक सामान्य खाद्य श्रृंखला है और इसके मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण देख रहे हैं। इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और साथ में यहाँ पे ऊर्जा की कितनी मात्रा अगले पोषक स्तर तक पहुँचती है। ऊर्जा का प्रवाह या एनर्जी फ्लो, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो सूर्य है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का संग्रहण होता है। संग्रहण होने के पश्चात उसकी एक निश्चित मात्रा उस जैविक शरीर के द्वारा विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग की जाती है और वह ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होकर वातावरण को मुक्त हो जाता है और ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा ही अगले पोषण स्तरों में स्थानांतरित होने के लिए उनमें रासायनिक अणुओं के रूप में या रासायनिक अणुओं के मध्य रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा को मुख्यतः हम दो रूपों में बांट सकते हैं। ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन ऊर्जा के प्रवाह, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए हम इनको दो भागों में या दो रूपों में समझ सकते हैं। एक होता है प्रकाश ऊर्जा, ये सूर्य से प्राप्त होती है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। और दूसरा रासायनिक ऊर्जा, ये जीवों के शारीरिक संरचना में जैव रासायनिक अणुओं में रासायनिक बंध या रासायनिक ऊर्जा के रूप में होते हैं। ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह दो चरणों में पूरा होता है। पहला, ऊर्जा का संग्रहण
या ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी। दूसरा ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर हरे पौधे जड़ों के द्वारा अवशोषित खनिज तथा जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा इनका ग्लूकोज के रूप में परिवर्तन करते हैं। यही ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होना, जिनके बीच में रासायनिक बंध बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, यही रासायनिक बंध जो है ऊर्जा का संचय कहलाता है। और अब जो प्रकाश ऊर्जा है वो ग्लूकोज के अणुओं में रासायनिक बंध के रूप में संग्रहित हो जाती है। इसको ऊर्जा का संचय या ऊर्जा का संग्रहण या ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इस दौरान इस जैव रासायनिक अभिक्रिया से ऑक्सीजन के कुछ अणु मुक्त होते हैं। यह अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में होती है। इसमें क्लोरोफिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम आयंस हैं और बाकी सारी चीजें भी अपनी भूमिका निभाते हैं। चलिए आज देखते हैं ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात सूर्य से ये प्राथमिक उपभोग जो उत्पादक है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। कभी भी ये बैकवर्ड फ्लो नहीं होता इसका। संचित ऊर्जा का लगभग एक 90% भाग जो है वो प्रत्येक पोषक स्तर अपने जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग कर लेता है और ये ऊष्मा के रूप में रूपांतरित होकर मुक्त हो जाता है। शेष 10% हिस्सा ही उनमें संचित भोज्य पदार्थ के रूप में या ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं, जो अगले पोषण स्तर पर स्थानांतरित होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में इस तरह से ऊर्जा का संचय होता है और ये ऊर्जा अब ग्लूकोज के अणुओं के साथ प्रथम जो शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता है, शाकाहारी जीव या द्वितीय पोषण स्तर, उनमें ये स्थानांतरित होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव के जीव शरीर में भी इसी तरह की उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उनमें भी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये ऊर्जा का एक 90% मात्रा लगभग फिर से वापस जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ऊष्मा में मुक्त परिवर्तित करके वातावरण में मुक्त कर देते हैं। और इनमें भी केवल 10% मात्रा ही संचित भोज्य पदार्थ अब यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में अगले पोषण स्तर, द्वितीय उपभोक्ता या प्राथमिक मांसाहारी जीवों में स्थानांतरित होते हैं। और ये क्रम प्रत्येक पोषण स्तर में चलता रहता है और अंतिम पोषण स्तर तक पहुंचता है। इसी को हम ऊर्जा का 10% का नियम भी कहते हैं। देखें ऊर्जा का 10%, ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम क्या होता है। तो इसमें हमने जैसे ऊपर चर्चा किया था कि ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है और प्रत्येक क्षण पर ऊर्जा की लगभग 90% मात्रा ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है और ये ऊर्जा हानि या ऊष्मा की हानि के रूप में है। अगले पोषण स्तर के लिए हमने चर्चा किया जैसा कि केवल 10% मात्रा ही संचित भोज्य पदार्थ में रूपांतरित होती है और अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित हो पाती है। इसी को हम ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम कहते हैं। और लिंडमैन ने विभिन्न पोषक स्तरों में प्रवेश करने वाली ऊर्जा तथा दूसरे स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा के बीच में संबंध अध्ययन किया था और उन्होंने भी यही बात बताई थी। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो ऊर्जा प्रवाह है पारिस्थितिकी तंत्र में वो इस प्रकार से पूर्ण होता है। और आज हमने इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य की ऊर्जा कैसे प्रवेश करती है और किस तरह से वो अगले स्तर तक स्थानांतरित होती है। इस चित्र के माध्यम से भी इस बात को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा अगर 10,000 कैलोरी है तो 9,000 कैलोरी जो है वो शिफ्ट हो जाती है, वातावरण में मुक्त हो जाती है। केवल 1,000 कैलोरी अगले पोषण स्तर को पहुँचता है, जिसमें से 900 कैलोरी वो स्वयं भी ऊष्मा के रूप में मुक्त करती है। 100 कैलोरी अगले पोषण को पहुँचता है। उस 100 कैलोरी जो ऊष्मा ऊर्जा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी अपने जैविक क्रिया में 90 कैलोरी ऊष्मा में परिवर्तित करके वातावरण में मुक्त करता है और केवल 10 कैलोरी ही अगले स्तर पे पहुंचाता है, टर्सरी लेवल पे या सर्वोच्च उपभोक्ता के टर्सरी लेवल पे जाने की स्थिति में वो 9 कैलोरी को वातावरण में मुक्त करके 1 कैलोरी को सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचाता है। तो इस तरह से इस चित्र में भी हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि किस तरह से 90% जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में हानि होती है और 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में स्थानांतरित होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।